जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है आपका दिसंबर 2023 में एग्जाम होगा। और इसमें हम लोग अपने एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हम लोग यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पैडागॉगी, एंड्रोगॉगी एंड असेसमेंट है। उसमें हम लोग सेक्शन डी पार्ट को, जिसको सब यूनिट कह रहे हैं हम लोग, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने चाहिए, चाहे आप जीआईसी का एग्जाम दे, मतलब कोई भी एजुकेशन से एग्जाम देने चाहो, या फिर जो लोग बीएड कर रहे हैं या जो एमएड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फ्लैंडर्स इंटरेक्शंस एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे रोल करेगा। इसमें हम लोग अभी सुबह वाली क्लास में, या जो आपकी पिछली क्लास हुई थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्लैंडर्स इंटरेक्शंस एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, जो कि नेड फ्लैंडर्स ने जो है मिनीसोटा विश्वविद्यालय में इसको डेवलप किया था। और कब किया था याद रखिएगा, इसका सन था आपका 1959 में इन्होंने इसको डेवलप किया था, जो एक एग्जैक्ट डेट मिलती है। और ये कैसा है, ये वर्बल है आपका, क्या है, वर्बल है। याद रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन आता है कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है वो वर्बल है कि नॉन वर्बल है। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, क्या होता है, शाब्दिक। ठीक है, तो आपकी फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली कैसी है, एक शाब्दिक अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है। शाब्दिक आधार पर इसमें जो है पूरी की पूरी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये इसका प्रयोग हम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्लैंडर्स की जो टेक्निक है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो आप बताएंगे कक्षा के अंदर जितने भी काम होंगे, जितने भी क्रियाविधि होंगी, जितने भी चीजें होंगी, कक्षा के अंदर जिस प्रकार का भी व्यवहार होगा, उन सभी व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए हम लोग फ्लैंडर्स की टेक्निक लगाते हैं, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। क्वेश्चन एक कई बार ये पूछा गया कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली कैसी है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, या दोनों है, या दोनों नहीं है। तो याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है वो वर्बल होती है, शाब्दिक होती है। अब इसके बाद आता है कि फ्लैंडर्स की एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है वह किसके लिए होती है। ठीक, तो याद रखिएगा, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है वो मुख्य रूप से अध्यापकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए होती है। किसका, अध्यापकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, मतलब टीचर बिहेवियर, टीचर बिहेवियर। अध्यापकों के व्यवहार का अध्ययन करती है कि कक्षा में जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो किस तरीके की क्रियाओं को संपादित करते हैं, उन कार्यक्रमों को कैसे संचालित करते हैं। तो सुबह हम लोगों ने इसके बारे में, पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि इसके जो है 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करके 10 वर्ग प्रणाली जो है, 10 कैटेगरीज प्रणाली जो है, इसको डिवाइड किया। पहला शिक्षक कथन था, दूसरा आपका छात्र कथन था, तीसरा मौन या विभ्रांति था। इसको हम लोगों ने सुबह पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है कि आपके जो इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करिएगा। जो इनडायरेक्ट है इसको जो है हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। याद रखिएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, रिस्पॉन्स मींस अनुक्रिया। ठीक है, ये क्या होगा, टीचर टॉक में
क्वेश्चन आता है कि टीचर टॉक फ्लैंडर्स के इंटरेक्शन एनालिसिस में टीचर टॉक में जो इनडायरेक्ट होता है वो क्या होता है, वो रिस्पांस होता है या इनिशिएटिव होता है, और जो आपका ये डायरेक्टिव होता है, डायरेक्टिव में आपके 3 आते हैं, कौन से आपके लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन और क्रिटिसाइज। तो ये होता है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है आपका, ठीक है ना। क्या होता है, इनिशिएटिव होता है। ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो आप लोग अपनी कॉपी में 1 लाइन बना लीजिएगा कि इनडायरेक्ट को हम लोग रिस्पांस कहते हैं और डायरेक्ट को हम लोग इनिशिएटिव कहते हैं टीचर टॉक्स में, ठीक है। ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे मॉर्निंग वाली क्लास में, या कल की क्लास में हम लोगों ने, जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने और भी पॉइंट डिस्कस किए थे। आप लोग लिखिएगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना इसमें। और मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था, इस तरफ हम लोग देखेंगे। यहाँ तक पॉइंट क्या आपको पता होना चाहिए कि टीचर टॉक में आपको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक इनडायरेक्ट में डिवाइड किया गया है और एक डायरेक्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके हो जाएंगे। फिर इसके बाद पीपल टॉक होता है। पीपल टॉक में आपके ये 2 आते हैं। पीपल टॉक में एक आता है, तो पीपल टॉक में आपका पीपल टॉक रिस्पांस आता है और दूसरा आता है पीपल टॉक इनिशिएटिव आता है आपका। तो ये पॉइंट हम लोग किसमें है, छात्र कथन में है आपका, और 10वां ये बन जाता है, ठीक। इसमें और हम लोगों ने सुबह बात करी थी कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जब 2 कैटेगरियों का प्रयोग किया जाता है तो 5 से जो दूर होता है उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे कक्षा में जो भी आपकी अनुक्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है, जो भी काम होता है, उन सबको नोट किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 5 से जो दूर होगा उसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं, उसी को हम नोट करते हैं। तो आप लोग पॉइंट बना के लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, सभी लोग लिखिए, जब 2 कैटेगरी प्रयोग करी जाती है, लिखिए, जब 2 कैटेगरी प्रयोग करी जाती है तो 5 से जो दूर होती है, तो 5 से जो दूर होती है उसको नोट करते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट आप लिखिए, जब कई कैटेगरी प्रयोग करी जाती है तो टीचर खुद इंडिकेट, हाँ, करके नोट करने के लिए, इंडिकेट करके नोट करता है, मतलब रिकॉर्ड को नोट डाउन करेगा आपका, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जब टीचर स्टूडेंट का करेक्ट आंसर यूज करे तो कैटेगरी नंबर 8 का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ये समझना है कैसे ये बात कह रहा है। अब मान लो कि आपका 4 नंबर ये दिया है, कह रहा है कि आस्क क्वेश्चन, 4 नंबर ये है और 8 नंबर पे कह रहा है पीपल टॉक रिस्पांस। पीपल टॉक रिस्पांस जो है 8 नंबर पर है। अब यहाँ पर आपके सामने 5 है। अब 5 नंबर से अब लेक्चरिंग है, टीचर लेक्चर का प्रयोग कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो वहां पे ये बताओ 5 के पास कौन है, 5 के दूर कौन है। 5 के साथ ये चौथा है, ये पास में हो गया। 5 से दूर कौन है, 8 है। तो हम किसको नोट करेंगे, 5 से दूर कौन है, 8 दूर है कि 4 दूर है, सर 8 दूर है। तो हम किसको नोट करेंगे, 8 को नोट करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आएगा कि टीचर जो है बच्चों के आंसर को किस कैटेगरी में रिपीट करता है या किस कैटेगरी में प्रयोग करता है। तो आप लोग लिखिएगा, जब टीचर बच्चों के आंसर को रिपीट करता है, जब टीचर बच्चों के आंसर को रिपीट करता है या दोहराता है तो वह किस कैटेगरी में आता है, लिखेंगे कैटेगरी नंबर 8 में, ठीक है ना। कैटेगरी नंबर 8 में वो आपका आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर,
पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब टीचर बच्चे का आंसर रिपीट करता है तो वह किस कैटेगरी में आएगा? तो कैटेगरी नंबर 8 में आपका आएगा। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से हम लोगों को नोट डाउन करना है। विचार स्वीकृति होती है, फिर बच्चे के विचारों को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको प्रोत्साहन है उसकी प्रशंसा करते हैं, फिर छात्रों के विचार का उपयोग करते हैं, छात्र विचार पे फिर प्रश्नों को पूछना होता है यहाँ पर। तो यहाँ क्या होता है कि ये सब पूरी के पूरे काम क्लासरूम में ही हो रहे हैं, ना कि कहीं बाहर आपके हो रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर ये पॉइंट को हम लोग को ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। ठीक, तो हम लोगों ने हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे इसके मैट्रिक्स को। अब हम लोग क्या देखना है? इसके मैट्रिक्स को देखना है। आप लोग अपनी कॉपी में इस ग्राफ को खोले रखिएगा, तभी हम और चीजों को आपको समझा पाएंगे, आपको बता पाएंगे। हो गए, तो हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। इसके हम बोलेंगे मैट्रिक्स के बारे में हम बात करें फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में जो मैट्रिक्स होती है। अब जो है पहले मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब प्रेजेंट टाइम में मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स को बनाने से पहले जो है इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे क्या? सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते समय सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा है। लिखेंगे कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ये देखते हैं पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं छात्र कितने सक्रिय हैं। क्या देखते हैं? छात्र कितने सक्रिय है। ठीक है, फिर इसमें और देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि शिक्षक जो है शिक्षक जो है छात्रों को कितना प्रोत्साहित कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें छात्र व शिक्षक के व्यवहारों में क्या कमियां हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना? महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस जो है किसके लिए होता है? छात्र के लिए होता है, शिक्षक के लिए होता है, या छात्र और शिक्षक दोनों के लिए होता है, या इनमें से किसी के लिए नहीं होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हुआ? क्वेश्चन आया है अभी हायर में आया है, विज्ञापन 50 में क्वेश्चन आया था, बीएड वाले में तो क्वेश्चन आया था, नेट का एग्जाम देने जाओगे तब भी वहां पूछा गया है। बताओ किसके लिए है? दोनों के लिए। अभी शुरुआत जब क्लास स्टार्ट हुई थी, क्लास जैसे ही स्टार्ट हुई, मैंने ये सब पॉइंट को डिस्कस किया था आपके साथ कि जो है ये वर्बल होता है, इसमें मार्क मुख्य रूप से शिक्षक के व्यवहार का आकलन करने के लिए इसका फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस बनाई गई है ना। याद रखिए दोनों के लिए नहीं है, केवल शिक्षक के व्यवहार को ऑब्जर्व करने के लिए, शिक्षक के व्यवहार को सिस्टमैटिक वे से हम लोग देखेंगे। वहां पर जो आपने देखा है पूरा सबसे पहले शिक्षक का था, ये पूरा का पूरा शिक्षक के लिए ही बनाया गया है कि शिक्षक बच्चों क्लासरूम में जाता है तो बच्चों से कैसे मुलाकात करता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा ही बच्चे यही लगा कर आते हैं, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए नहीं, केवल शिक्षक के लिए होता है। ठीक, इसका उपयोग कैसे किया जाता है? जब कभी एग्जामिनर आते हैं और क्लास में छोटे बच्चे बैठे रहते हैं और जो बीएड जो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनर वाले बच्चे जिनको छात्राध्यापक कहते हैं, वो उन लोगों पर इसको ज्यादा देखा जाता है कि वो लोग क्या कमी कर रहे हैं। तो जब आप बीएड करे होंगे तो आपका जब वाइवा हुआ होगा तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा तीसरे सेमेस्टर या चौथे सेमेस्टर में ये पूरी चीजें देखी जाती है, तो उसमें ही होता है। इसमें क्लासरूम में पहले से ही जो बीएड टीचर्स होते पढ़ाते हैं, तो बच्चों से कहते हैं जाओ आप बोर्ड पर पढ़ाओ, तो बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं ये पूरी चीजों को देखा जाता है पूरा का पूरा ना। तो याद रखिएगा जितने भी आज की क्लास में जितने भी पॉइंट बताए हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। ठीक,
इतनी चीजें हो गई, ये हो गया। अब बात आती है, अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इसमें जो है कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको प्रयोग करने के तीन जो है, क्या बताइए, इसको प्रयोग करने के तीन जो है सोपान या तीन स्टेप बताए गए हैं। स्टेप बताए गए हैं, कितने, तीन स्टेप बताए गए। कौन से तीन स्टेप है? पहला आपका है कि ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट। क्या है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट, क्लासरूम इवेंट्स, ठीक है ना। इसमें क्या लिखते हैं? लिखेंगे कक्षा में घटित घटनाओं का निरीक्षण एवं अभिलेखन। लिखेंगे कक्षा में इवेंट्स, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना। क्या है? अंतः इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होती है आपकी, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट होता है, तीसरा आपका होता है अंतः मैट्रिक्स की व्याख्या, ठीक है, इंटरेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स। ये तीन जो होते हैं, इस तीन के आधार पर ही जो है किस इस तकनीक को हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन, जो आपने इससे पहले जो 10 कैटेगरीज को हम लोगों ने पढ़ा है, वो आपका पहले में आती है ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट। क्लासरूम में जो भी घटनाएं होती है उन घटनाओं को हम लोग पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। इसी में आपको एनकोडिंग और डिकोडिंग भी, मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन मैट्रिक्स से पहले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, मैट्रिक्स को जानने से पहले उसके अंदर अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, इन चीजों को भी हम लोग को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब एनकोडिंग क्या होती है? एनकोडिंग आप लोगों ने पढ़ाई होगा, एनकोडिंग में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। बताओ भाई, एनकोडिंग क्या होती है? नेहा, आपको पता है? जी सर। बताओ बताओ। सर सर, ये उसमें शिक्षण और अधिगम में अध्ययन का तरीका है, और ये इनकोडिंग घटनाओं को सार्थक तरीके से रिकॉर्ड करने में मदद करता है हमारी। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये डिकोड में आएगा कि एनकोड में आएगा? सर, ये इनकोड में आएगा। हाँ, एनकोड में आएगा। तो सब लोग ध्यान से सुन लो, जी। एनकोड क्या होता है? एनकोड में जो भी आपका बिहेवियर होता है, जो भी एक्टिविटीज होती है, उन सबको जो रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने वाली चीज को या रिकॉर्डिंग को हम लोग एनकोड कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब नहीं भूलना है एनकोड क्या होता है आपका, ठीक है ना। एनकोड क्या होता है, ये पॉइंट को नोट डाउन सर, कर इसे लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में हम डाटा कलेक्शन भी बोल सकते हैं एक हाँ तरीके हाँ, से। डाटा कलेक्शन भी होता है इसमें, ठीक है ना, डाटा कलेक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। एनकोडिंग में क्या होता है, आप देखो, एनकोडिंग में अगर हम बात करेंगे तो इसके जो है एनकोड, अगर हम बताएं, इसको अभी मैट्रिक्स हटा दो, है एनकोडिंग प्रोसेस, जिसको एनकोडिंग प्रोसेस में हम लोग इसको क्या देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रोल करेंगी यहाँ पर, ठीक है ना। एनकोडिंग में अगर हम कह सकते हैं इसके प्रोसेस जो होता है, इसका प्रोसेस कैसे चलेगा, तो एनकोडिंग प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर नोटिफाई करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर टोटल इसके 8 स्टेप पर कह सकते हैं, 8 प्रोसेस के इनके चरण होते हैं, ऐसे करके। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नंबर पर होता है कोड नंबर। सबसे पहले क्या होता है? कोड नंबर होता है आपका, कोड नंबर, की रिकॉर्डिंग, ठीक है। 3 सेकंड बाद श्रेणियों की रिकॉर्डिंग, ये आपका ऐसे आपका जुड़कर चलता है आपका, ठीक है, ये आपका ऐसे जुड़कर
चलता है पूरा का पूरा। तो ये आपके पूरे 8 के 8 स्टेप आपके बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा 8 स्टेप आपके ऐसे बनते हैं इसमें आपका। एनकोडिंग की बात होती है, सबसे पहले आपके माइंड में ये लिख लिया सब लोगों ने? पहले बताओ, सब लोगों ने पेन रख दिया कि नहीं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जी सर। चलो जी सर। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर। इसमें कहता है, आपको मैंने जब पढ़ाया था इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, तो मैंने बताया था इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वे रोल करेंगी। एक एनकोडिंग होता है, दूसरा आपका डिकोडिंग होता है। तो एनकोडिंग में क्या बताया था मैंने? आपने ही बताया कि यहाँ पर डाटा का कलेक्शन करते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी डाटा को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो कहाँ पर करते हैं? जो क्लासरूम में जितनी भी एक्टिविटीज होगी, सब चीजों को यहाँ पर नोट डाउन किया जाएगा एनकोडिंग में। एनकोडिंग इन द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज, मतलब क्लासरूम में जितनी भी, सबसे पहले कोड नंबर, सबसे पहले कोड नंबर को क्या कोड नंबर होता है कि कोडिंग करेंगे हम लोग कि कौन बच्चा कहाँ पर बैठा। फिर बैठने की जगह हम देखते हैं कि कौन बच्चा कहाँ पर बैठा है। फिर इसके बाद श्रेणी संख्या का रिकॉर्ड करेंगे, श्रेणियों की संख्या को हम रिकॉर्ड करेंगे, कितनी श्रेणियां हैं, इसकी कुल 10 श्रेणियां हैं। इसको अभी बनाकर भी दिखाएंगे कि इसकी श्रेणियां कैसे बनती हैं आपकी, ठीक। फिर आपका आता है, फिर जैसे ही आपकी काम शुरू होता है, उसके लिए त्वरित मतलब जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर। फिर कोई भी समय हो, अनिश्चित समय, कोई भी मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों को हम लोग वहां पर रिकॉर्ड करेंगे, किसी को हम लोग गैप या छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक। ये होता है। फिर आपका होता है नॉट टू शिफ्ट इनटू अपोजिट क्लासिफिकेशन। हम लोग क्या करेंगे? विपरीत वर्गीय मतलब विपरीत वर्गीकरण में बदलाव नहीं करें, मतलब कोई भी कैटेगरी में किसी भी प्रकार का हम कोई बदलाव नहीं करेंगे यहाँ पर। और इसके 7वें नंबर पे जो हम करते हैं, नो बायसनेस, मतलब कोई पूर्वाग्रह इसमें शामिल नहीं होता है कि पहले से कोई अवधारणा आ गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो जो लाइव चलता है वही रिकॉर्डिंग होती है, इसमें पहले से हम कोई चीज उसमें ऐड नहीं करते हम लोग, ठीक। तो नो बायसनेस आती है। फिर इसमें कहते हैं ये कैसे स्टार्ट होता है, कहता है कि रिकॉर्डिंग कैटेगरीज आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद श्रेणियों की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट होता है, मतलब हर एक स्टेप को 3 सेकेंड बाद हम लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका एनकोडिंग की बात हम लोगों ने बात करी है। अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? डिकोडिंग की हम लोग इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। एनकोडिंग यहाँ तक हो गया है सबका। इसमें आप लोग नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में, लिखिएगा, लिखिए। जब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है तो कौन सी कैटेगरी वो कहलाती है? उत्तर लिखिएगा कैटेगरी नंबर 4 पर। बच्चे ने उत्तर दे दिया। अब यही जो है एक क्वेश्चन और बनता है कि लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि टीचर स्टूडेंट के आंसर को रिपीट करता है किस कैटेगरी में? टीचर स्टूडेंट के आंसर को रिपीट करता है किस कैटेगरी में? तो कैटेगरी नंबर किस में आता है? 8 में आता है आपका। क्लियर? हाँ, मैंने इसको कितनी बार आपको बताया और आपको अब लगभग याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर किसी को कुछ भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको सरलता के लिए अगर त्वरित का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्रेजेंट टाइम लिख लेंगे। जिस टाइम होगा प्रेजेंट टाइम में हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते ना, ये प्रेजेंट टाइम में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना होता है। और इसका अनिश्चितता में रिकॉर्डिंग का मतलब होता है किसी भी टाइम रिकॉर्ड करना होता है ना, किसी भी टाइम जो है रिकॉर्ड करना होता है यहाँ पर। इसको आप अपनी सरलता के अनुसार समझ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। ये एनकोडिंग की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे डिकोडिंग की, कि डिकोडिंग क्या होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, एनकोडिंग की बात हम लोगों ने कर ली थी, अब हम डिकोडिंग प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी? डिकोडिंग प्रोसेस। याद रखिएगा, एनकोडिंग प्रोसेस जो होती है वो क्लासरूम के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा कलेक्शन करने के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन डिकोडिंग जो प्रोसेस होता है, इसमें मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंट्रैक्शन मैट्रिक्स बनती है यहाँ पे।
ठीक, मैट्रिक्स क्यों बनाते हैं? मैट्रिक्स जो है बनाते हैं किसी भी चीज को एनालिसिस करने के लिए, मतलब यहाँ एनालिसिस करेंगे। किसका एनालिसिस करेंगे? डाटा एनालिसिस कराता है। यहाँ पर क्या कराता है? यहाँ पर क्या किया था? डाटा एनालिसिस करते हैं हम लोग। ये पॉइंट को बहुत ध्यान से हम लोग को समझना है कि वहां पर रिकॉर्डिंग होती है। मैट्रिक्स कहाँ बनती है? तो मैट्रिक्स आपका किसमें बनता है? डिकोडिंग प्रोसेस में आपका बनता है। अब देखिए मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है ये हम लोग को पता होगी। मान लो आपको कुछ संख्याएं दे दी गई, 6 हो गया, 10 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 आपके हो जाएंगे, 5 हो जाएगा आपका। अभी बताते हैं इसको कैसे बनेगा। 5 के बाद आपका कितना आएगा? 5 के बाद आपका 7 आया, 7 के बाद आपका क्या आएगा? 8 आया, 8 के बाद आप मान लो 8 के बाद आपका 9 आया, 9 के बाद आपका 3 आया। ठीक, ये आपको कोई एक सीरीज, ये कोई एक नंबर दिया रहेगा और इससे आपसे कहा जाएगा कि जो है इसका जो है मैट्रिक्स बनाना है। आपसे कहा गया कि इसका जब आप एमिट करेंगे तो एमिट करते समय अगर मे भी हो सकता है अगर ऐसा सवाल आए तो आपको कैसे करना है ये जान लेना है। तो याद रखिएगा जब कभी ऐसी सीरीज दी हो तो हमेशा मैट्रिक्स बनाते समय 10 ऊपर जोड़ लेते हैं और 10 नीचे जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? 10 ऊपर जोड़ लेते हैं हम लोग और 10 नीचे जोड़ लेते हैं हम लोग। याद रखिए 10 यहाँ ऊपर जोड़ लिया और 10 जो हम लोगों ने नीचे जोड़ लिया। दिखाई दे रहा नीचे वाला? ठीक, यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें ये कैटेगरी हो गई। क्या हो गई? कैटेगरी हो गई। अब इसका मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले ये पेयर बनता है। पेयर मींस होता है जोड़ा, ठीक है? जोड़ा बनता है। ये आपका इसके साथ बनेगा, ये आपका इसके साथ बनेगा। फिर ये कैसे बनेगा? ये आपका ये हो गया कि फर्स्ट जोड़ा ये बन गया, सेकेंड आपका ये बन गया, थर्ड ये बना। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस जहां ना समझ में पूछ लीजिएगा। ठीक, 3 हो गया, ये आपका नंबर 4 बनेगा आपका, ये आपका 5 नंबर बना, ये आपका 6 नंबर बना, ये आपका 7 और 8 जो है 8 नंबर बना है आपका, सॉरी 7 नंबर बनेगा। ये आपका 8 नंबर बना है आपका, ये आपका 9 नंबर बना है और ये आपका 10 नंबर बना है। कहने का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका मैट्रिक्स बनाना है। देखिए कैसे मैट्रिक्स बनता है। अब इसमें आपको इज इक्वल टू लगा लीजिए सब लोग। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ पे अब ये याद रखना है सबसे पहले 10 आया है फिर इसके बाद 6 आया है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 10, 6, मतलब 10, 6 मतलब 10, 6 होता है। और ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं। ये होता है कॉलम होता है, ये कॉलम होता है, ठीक है ना? रो और कॉलम क्या होता है ये भी हम लोग को समझ लेना है। रो का मतलब होता है जो लंबवत में हो, जो मतलब एक सीधी रेखा में होती है, इसको रो बोलते हैं। कॉलम क्या होता है? जो एक क्षैतिज अवस्था में होती है उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। अभी जब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तब आपको रो और कॉलम और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब आप बताओ इसके आगे जब नंबर 2 पर बनाएंगे तो नंबर 2 पे कैसे बनेगा? नेहा बताओ नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2 पे क्या लिखेंगे हम? ठीक है, तो हम लोगों ने एनकोडिंग को डिस्कस कर लिया है। एनकोडिंग में हम लोग क्लासरूम के डाटा को रिकॉर्ड करते हैं और डाटा के रिकॉर्ड करने के बाद उसका हम टेबल बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स जो है आपका डिकोडिंग प्रोसेस में आता है। मैट्रिक्स किसमें आता है? डिकोडिंग प्रोसेस में आता है, जिसमें आपको ये आपके ऊपर वाले जो हैं ये लास्ट में ये आपको नहीं दिया रहता है, आपको ये दोनों जोड़ लेने होते हैं अपने आप। मतलब 10 ऊपर आप ऐड करोगे, 10 नीचे आप लगाओगे, उसके बाद जो है आप इसके पेयर्स बनाओगे।
पेयर आपको मैंने कल मतलब पेयर मैंने आपको बनाकर बता दिया था। अब कैसे बना था इसको मैंने बताया, 10 का 6 से मिलाएंगे तो पहला पेयर, तो ऐसे पूरे पेयर हम लोगों ने बनाए हैं। अब इसको, ये रो होता है, रो का मतलब खड़ा होता है, जो खड़ा कॉलम खड़ा होता है, और कॉलम मतलब जो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात होती है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 10। 10 में आपका ऐसे कौन है, 10 में ये है आपका, ठीक, 10 में ये है, और 6 6 आपको देखना है। अब 10 ये है, 10 के बाद 6 ये है, तो यहाँ पे आपको यहाँ एक भर देना है ये, ठीक। पहला पॉइंट समझिएगा आप लोग, 10 ये लिखा है, सबसे पहले ये 10 हमने ले लिया, ठीक। अब 6 लेना है। अब 10 लेने के बाद अब 6 देखो यहाँ पर कौन सी है, ये इस लाइन में ये 6 है, ठीक है। ये आपका पहला फुलफिल हो गया, पहली डंडी हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरे वाले में, दूसरे वाले में कह रहा है कि 6, और ये इसमें खड़े में 6 देखना है, 6 ये हो गया, और फिर देखना है 10, तो 6 के बाद ये 10 कहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर आएगा आपका। इसको ऐसे खींच दो आप, ठीक है। ये समझ में, रुको ब्लू से खींचते ना, ब्लू से आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला समझ में आया, फिर दूसरे वाले को हम लोगों ने किया, दूसरा वाला आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर है पॉइंट इतने दो? बताइए सबको समझ में आ रहा है? कैसे भरा, फुलफिल किया, बताओ। 10 जो पहले वाले में हमने देखा है कि 10 है, 10 नंबर में आप क्या करें, इसको मैंने एक और भी चीजें बनाई थी, ये भी बना लेना है। ये आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और पीपल टॉक, और ये साइलेंट था आपका। ये टीचर टॉक था, टीचर टॉक था, ये पीपल टॉक, इतना था आपका। ये हो गया आपका। तो हम लोगों ने पहले वाले में क्या किया, ये 10 है, पहले हमने 10 इसमें देखा, ये 10 है यहाँ पर, यहाँ है, फिर इसके बाद देखा कहाँ पर, ये 6 है, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो आता है कहाँ पर आता है, जो दोनों मिलते हो, देख लीजिए आपका 6 ये मिलकर आ गया, 10 ये, तो 10 पहले में आता है, तो जो रो है, रो में 10 नंबर मैंने देखा, फिर कॉलम में हमने 6 नंबर देखा, 6 नंबर ये, अब दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपका बन गया यहाँ पर पहला। फिर दूसरे की पॉइंट बात करेंगे, दूसरे में कह रहे हैं सबसे पहले 6, तो 6 नंबर देखो आप यहाँ से कर लिया, आपने नोटिफाई यहाँ से कर लिया। फिर इसके बाद 6 के बाद क्या कह रहा है, 10, अब इसमें 10 आप देखो, 10 यहाँ पर है, ये हो गया, तो इन ये दोनों आपस में जाके कहाँ मिलेंगे, इस खाने में जाके मिलेंगे, तो ये बन गया आपका। ये दो समझ में आ गया सबको, बताओ सभी को ये दो समझ में आए हैं, बोलिए। जी सर। ओके, चलिए अब कृष्णा जी आप बताओ, 3 नंबर जो भरना है हमें, 3 नंबर में कैसे भरेंगे बताइए। जी सर, 3 नंबर वाले 3 चला जाएगा, और सबसे पहले ऐसे 10 देख लिया हमने, उसके बाद और 2 है सर, ये, तो कहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आप भर दोगे, क्लियर, डन, ठीक है। अब स्निग्धा आप बताओ, स्निग्धा बताइए आप, ये चौथा नंबर जो है, चौथे नंबर को कैसे हम फुलफिल करेंगे। सर गुड मॉर्निंग सर। 4 नंबर पे पहले, हाँ पहले होगा 2, रो का 2 हाँ, होगा, कॉलम देन 3, तो ये दोनों नंबर, कहाँ मिल 3 रहे हैं, नंबर, यहाँ पर है, तो ये बन गया आपका, क्लियर, हाँ, 4 नंबर हो गया। अब फिर नेहा आप बताओ, 5 नंबर पे कैसे बनेगा आपका, 5 नंबर, सर थर्ड वाले में फिफ्थ नंबर पे जाएंगे। 3 हो जाएगा, फिर सर फिफ्थ नंबर में, इसके बाद ये 5 बनेगा, तो कहाँ पर आएगा आपका ये, यहाँ पर ये आ गया आपका, थर्ड के सामने। बिल्कुल, ओके ओके। अब इसके बाद सर सर जहाँ भी भरना रहता है हम वहाँ सिर्फ 1 भरते हैं, 1 नहीं, लाइन खींचते हैं, लाइन खींचते हैं केवल, ठीक है ना, अच्छा। बाद में काउंटिंग हम लोग कर लेंगे, पहले लाइन खींचते हैं अभी, ठीक। अब 6 नंबर की हम बात करते हैं, तो 6 नंबर सबसे पहले 5, आप ये देखो 5 ये है, फिर इसके बाद 7 है, 7 ये है, तो 5 और 7 आप मिला दो, यहाँ पर ये आपका यहाँ आ जाएगा आपका, तो ये आपका बन गया यहाँ पर, ठीक। फिर 7 नंबर में देखेंगे, 7 और 8,
तो ये 7 ये हो जाएगा, 8 आपका ये हो जाएगा। तो आप 7 ये मिलाओगे और 8 ये मिलाओगे, आप देख लो यहाँ पर आएगा। तो ये खींच दिया। फिर 8 नंबर पे देखो 8 और 9, तो ये 8 ये है आपका, 8 ये हो गया और 9 यहाँ पर जाओ आप। ठीक, तो यहाँ पर एक लाइन खींच दिया हमने। फिर इसके बाद 9 नंबर में 9 और 3, तो 9 ये हो गया और 3 यहाँ पर हो गया, 9 और 3 यहाँ पर आपके मिलेंगे। 10वें पे कह रहा है कि आपका 3 और 10, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक, यहाँ पर ये इतना हो गया। अब इतना हो गया, अब इसके बाद इसका टोटल करना है। ठीक, अब इसको ऐसे भी टोटल करना है और ऐसे भी टोटल करना है। तो देखिए 1 के सामने कोई है नहीं है, 0 लिख दीजिए आप। ठीक, 2 के सामने कोई है, हाँ एक ही खाना केवल भरा हुआ है ना, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए 3 है, 3 के सामने कितने खाने भरे हुए हैं बॉक्स, 1 और 2, कितने भरे हैं बताइए, 2 भरे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ 4 नंबर पे कोई खाना भरा हुआ है 4 नंबर पे, तो 4 नंबर खाली है, 4 नंबर 0 हो जाएगा। फिर 5 नंबर देखें, 5 नंबर पे क्या है आपका, केवल एक ही बॉक्स भरा है तो 1 लिखेंगे। 6 नंबर पे आपका 1 बॉक्स भरा है। 7 नंबर पे आपका 1 बॉक्स भरा है। 8 नंबर पे आपका 1 ही बॉक्स भरा है आपका। फिर 9 नंबर पे हम लोग जाएंगे तो 1 बॉक्स भरेगा। फिर 10 नंबर पे जाएंगे, 10 नंबर पे कितने बॉक्स भरे, 1 और ये 2 बॉक्स भरे हैं आपके। क्लियर, ये पॉइंट हो गया हमारा। क्लियर पहला। अब इसकी टोटलिंग जब करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, मतलब 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 1 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, टोटल कितना आया, 10 आया यहाँ पर। क्लियर। अब इसके बाद इस इधर से भी जोड़ते हैं, इधर अब इधर से भी जोड़ेंगे, कितना आएगा पहले देखो, इसमें कहीं कुछ है, कुछ नहीं है, 0। दूसरे में देखेंगे, दूसरे में कितना है, 1 आया तो 1 लिखेंगे। फिर इसमें देखिए इसको 1 बना दे तो सही रहेगा ना, वैसे लाइन खींचा हुआ लग रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये हुआ। अब देखिए तीसरे वाले कॉलम में कितने हैं, कितने खाने भरे हैं बताइए, नेहा बताओ कितने खाने भरे तीसरे वाले में कॉलम में, बताइए। तीसरे वाले में सर 2 है। 2, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 2 लिख देंगे। फिर 4 नंबर आपका ब्लैंक है आपका। 5 नंबर में केवल 1 खाना भरा है आपका। फिर 6 नंबर पे आपका 1 बॉक्स भरा है आपका। फिर 7 नंबर पे 1 बॉक्स ये भरा है आपका। 8 नंबर पे ये 1 बॉक्स आपका भरा है यहाँ पर। ठीक, 9 नंबर पे आप देखिए, 9 नंबर पे 1 बॉक्स भरा है आपका। फिर 10 नंबर पे आपका 2 बॉक्स भरा है। अब 2 जोड़िए सब, 1 और 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10। यही इसकी खासियत है, चाहे आप इसको इधर से जोड़िए चाहे आप इसको इधर से जोड़िए, आएगा कितना, टोटल 10 ही आएगा। यही इस मैट्रिक्स की खासियत है, बस ऐसे ही आपको बनाया जाता है। क्लियर है, पॉइंट बताओ। तो हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैट्रिक्स को कैसे फुलफिल किया जाता है हम लोग ये सबसे पहले सीखे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 पे आपका रो है, रो में 10 है, तो रो में सबसे पहले आप 10 को डिसाइड करो कि 10 कहाँ पर है, 10 यहाँ पर, आपने इसको पकड़ लिया। फिर इसके बाद रो के बाद कॉलम में जाइए, 6 नंबर कहाँ पर है, 6 नंबर ये है। अब देखिए ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर 1 जो है वह हम इसमें ऐड कर, मतलब इसमें जो है एक लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में आ रहा है 6, तो 6 कहाँ पर है आपका, 6 ये है आपका। 6 के बाद कह रहा है 10, अब 6 तो यहाँ पर आ गया, 10 कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो 6 और 10 दोनों जहाँ पर मिलेंगे तो ये आपका यहाँ पर यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे हम लोग। फिर 3 नंबर पे आपका 10 आता है, 10 और 2 है आपका, तो 10 देखिए 10 यहाँ पर है आपका, और क्या कह रहे हैं दूसरा आपका कॉलम में 2 है, कॉलम में 2 देख लिए, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका चौथे नंबर पे क्या कहता है, चौथे नंबर पे कह रहा है कि 2 है पहले रो में, फिर कॉलम में 3 है आपका, रो और कॉलम तीनों अगर मिलाकर देखेंगे तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर आपके मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है 5 नंबर में 3 और 5, 3 और 5 मिलाना है, तो 3 आपका कहाँ है, 3 आपका ये है आपका, और 5 इसमें से आप मिला लो, 3 और 5 यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दिया है आपका। फिर 6 नंबर पे देखिए, 6 नंबर में आपका आता है 5 और 7, तो कॉलम में हम रो में हम लोग 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर ये है,
फिर इसके बाद कॉलम में 7 नंबर, 5 हो गया। अब 7 नंबर ये दूंगी। अब ये दोनों देखिए कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ये खींच दिया। फिर 7 नंबर में देखिए 7 और 8 कह रहा है, तो 7 और 8, तो 7 मैंने रो में ले लिया और 8 मैंने कॉलम में ले लिया। 7 और 8 यहाँ मिल रहे हैं अपने बॉक्स में, तो यहाँ इसको एक लाइन मैंने खींच दिया आपको। ठीक, ये एक लाइन खींच दिया मैंने। अब 8 नंबर में जब आता है, 8 नंबर कह रहा है कि 8 और 9, 8 तो यहाँ पर मिल गया और 9 कहाँ है, 9 यहाँ पर है। तो ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। फिर 9 नंबर पे हम जाते हैं। 9 नंबर में क्या है आपका, देखिए 9 नंबर में अगर हम देखते हैं कि 9 नंबर में सबसे पहले 9 है आपका, 9 के बाद 3 ये आपका। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ये खींच दिया। फिर 10वें नंबर पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 3 को ढूंढो, 3 ढूंढ लिया। 3 के बाद 10 है आपका, 3 के बाद मैंने 10 पे ये लाइन खींच दिया आपकी। तो ये आपका ऐसे मैट्रिक्स बन जाता है। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। कैटेगरी, ये फ्लैंडर्स की 10 कैटेगरी होती है, उसी के अनुसार ये टेबल होता है। इसको कैसे मतलब इसको कैसे भरते हैं, तो जब कभी क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा होता है, पढ़ाने के 3 सेकंड बाद हम फैसला लेते हैं कि हमें किस कैटेगरी में उसको रखना है। ठीक है ना, किस कैटेगरी में उसको रखना है, वहां पर ये कंप्लीट होता है। कृष्ण कुमार जी का था कि अगर एक ही ये बॉक्स जो अगर रिपीट हो जाए कहीं पर, तब क्या करेंगे। तो वो कंडीशन भी देख लीजिए। जैसे इन केस मान लो यहाँ पर आपका 2 नंबर पे ये है आपका, मान लो 5 नंबर पे भी आप 6,10 आ जाता है, तब क्या करेंगे। जैसे मान लो ये भी एक जगह है, ये भी एक जगह है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं। 5 नंबर है, 5 नंबर पे आप कुछ नहीं करना है। 5वें नंबर पे आपको करना है क्या, 6,8, 6 आप ये ढूंढ लीजिए आप, और 10 आप, 6 और 10, तो 6 और 10 मिल रहा है कहाँ, यहाँ पर। तो एक लाइन और बगल में खींच देंगे। क्या करेंगे, बगल में एक लाइन और खींच देंगे। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 हो जाएगा आपका। क्लियर कृष्ण कुमार जी? जी सर। हाँ, और अगर वैसे मान लो, हाँ बढ़ाते जाएंगे। हाँ, बढ़ा देंगे, इसमें बढ़ा देंगे तो यहाँ पे काउंटिंग इसकी बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर? ओके सर। हाँ, बस यही इतना रहता है। कहीं पर भी रिपीट होगा, रिपीट होने से कोई दिक्कत नहीं, हम एक लाइन और बढ़ा लेंगे यहाँ पे, मतलब इसकी क्वांटिटी 2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों ने फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में हम लोगों ने इनके मैट्रिक्स को सीखा और पढ़ा। सर, अगर कोई इन संख्या पूछे कि मतलब टोटल कितना आया, तो हम टोटल ही बताएंगे ना, टोटल हाँ, आया कितना है, टोटल बताएंगे हम लोग। इसमें इसकी खासियत यही होती है कि चाहे आप ऐसे रो में जोड़िए चाहे कॉलम में जोड़िए, दोनों के टोटल सेम आएगा। अगर सेम नहीं आता तो आपने टेबल जो है गलत बनाई है। ठीक, ये होता है। तो ये इसका कंडीशन है। अब इसमें पता चलेगा कि उसने इनडायरेक्ट में बच्चों, इसका मतलब होता है कि क्लासरूम में उसकी एक्टिविटी कैसी है, ये डेटा से हम उसको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। सर मैट्रिक्स में तो आप बता रहे थे ना कि टीचर का बिहेवियर देखते हैं बच्चों के साथ, वो कैसा कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा तो ऑब्जर्व हो ना, टीचर टॉक में देखिए टीचर जो है स्टूडेंट से कैसे बिहेव करता है, क्लासरूम में क्लासरूम में जो एक्टिविटी को नोट डाउन किया जाता है, वो बच्चों की, स्टूडेंट की एक्टिविटी को नोट डाउन नहीं, बल्कि वहां पर टीचर की पूरी बिहेवियर को नोट डाउन किया जाता है। 1 से लेके 10 तक जितनी भी कैटेगरी है, सब वो टीचर के लिए ही बनाई गई है आपकी। ठीक है, टीचर का मूल्यांकन या टीचर का आकलन करने के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर? तो सर यहाँ टीचर की एक्टिविटी देखेंगे ना, सब, हाँ, सब स्टूडेंट की एक्टिविटी देखना है यहाँ पर। ठीक है जी सर। ठीक, अब इसी के आधार पे हम लोग इसके अंदर जो है बिहेवियर रेशियो जो होता है उसको हम लोग अब सीखेंगे होता है, और इधर साइड आपका होता है। अब इसी के आधार पे हम लोग फॉर्मूले को सेट करेंगे ना, इसी के आधार पे आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग चलिए फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं वह है बिहेवियर रेशियो। ठीक है, बिहेवियर रेशियो मतलब लिखेंगे मेथड्स ऑफ, लिख लीजिएगा मेथड्स ऑफ, यही एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इससे संबंधित। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो होता है, नंबर 1 पर होता है टीचर टॉक रेशियो।
ये ना टीटी होती है। तो यहाँ पे टीचर टॉक रेशियो, यहाँ पर टीचर टॉक रेशियो देखेंगे तो एक ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं TTR, ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं इसको TTR लिखते हैं और इज इक्वल टू, अब देखिए टीचर टॉक रेशियो में कितने पॉइंट्स आपके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप लाइन खींचिए, यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, और अपॉन क्या रहता है, n रहता है, ठीक, अपॉन n रहता है, मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो यही आपका क्वेश्चन आता है टीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है। टीटीआर में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा टीटीआर में कितने शामिल होते हैं, क्या होता है, वैसे ही आपसे पूछा जाता है। आपसे फॉर्मूला बनेगा इनडायरेक्ट टीटीआर, ITTR बनेगा आपका, क्या बनेगा, नंबर 2 पे बनेगा इनडायरेक्ट TTR। तो इनडायरेक्ट TTR में कौन आएगा, ये आपके इनडायरेक्ट कौन है आपका, देखिए इनडायरेक्ट में, ठीक, इनडायरेक्ट में कौन है आपका, इनडायरेक्ट में आप देखिए आई इसको लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ITTR। ये फॉर्मूला आपसे पूछा आता है, कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा एग्जाम में आपके। अब आप बताओ इसमें क्या क्या चीजें जोड़ेंगे हम लोग, कौन सा आएगा आपका 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका आएगा 1 + 2 + 2 + 3 + 4, ठीक है, इतना आया। फिर इसके बाद बटे आपका अपॉन n × 100, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला आपका TTR का ये हो गया आपका, ठीक, फिर ITR का ये, ITTR का ये हो गया आपका फॉर्मूला, नंबर 2 फॉर्मूला हो गया। नंबर 3 पे आपका क्या बनेगा, DTTR बनेगा आपका, क्या बनेगा, डायरेक्ट TTR। तो डायरेक्ट TTR का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इसको बोलते हैं DTTR। अब इसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, आप एक लाइन खींचोगे, अब आप बताओ क्या बनेगा इसमें DTTR का। DTTR में क्या चीजें लेंगे हम लोग, 5 6 7, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 + 6 + 7 अपॉन n × 100। तो ये आपका फॉर्मूला आपका ऐसे बनेगा आपका, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है DTTR का फॉर्मूला क्या होता है, या DTTR के अंतर्गत फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में कौन से क्रम के आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बताना पड़ेगा इसके अनुसार, क्लियर है। n को शॉर्ट में लिख दीजिएगा, n नोट करके लिखिएगा, नोट n means number of frequency, number of frequency, ठीक है ना, ये होता है, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। जो मैट्रिक्स का टेबल बनता है, मैट्रिक्स के टेबल में जो फ्रीक्वेंसी आती है टोटल, उसी को इसके अंतर्गत रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसी को इसके अंतर्गत रखते हैं हम लोग। ये याद रखिए, नोट करके लिख लीजिए, n मींस होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आप मैट्रिक्स बना, लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिए अपनी कॉपी में, देखिए n का अर्थ होता है मैट्रिक्स की कुल नंबर का अर्थ होता है मैट्रिक्स की कुल आवृत्तियों का योग, मैट्रिक्स की कुल आवृत्तियों का योग। जो हम लोगों ने अभी टेबल बनाया था, टेबल बनाने पर जो लास्ट में टोटल आपका 10 आया था, उसी को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। जैसे आपका
टोटल जो है आपका फ्रीक्वेंसी आपकी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, कम हो, जैसे भी आए उन सबको यहाँ पर नोट डाउन किया जाता है आपका। लिखा सब लोगों ने? सर एक डाउट है। हाँ बताएं। सर ये जो एन आपने अभी बोले कि जो टेबल बनाया था उसमें से जो टोटल नंबर आया था 10 लगा, अगर वो टोटल नंबर 25 आया तो वो टोटल 25 नंबर से कुछ भी आ सकता है। टोटल नंबर 100 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। तो टोटलिंग जितनी आएगी वही टोटली आपकी वही आपका एन होता है आपका, ठीक है ना, ये याद रखना है। अच्छा, ये मैट्रिक्स का 10 वाला नहीं होगा, वो वाला मैट्रिक्स से टोटल टेबल वाला ही, जो मैट्रिक्स जो अभी हम लोगों ने टेबल आपने देखा, जो टेबल हम लोगों ने बनाया था इससे पहले, उस टेबल में हाँ टोटलिंग हाँ कितनी आई थी? 10 आई थी। मे भी यहाँ पर 10 आया, हो सकता है कहीं पर आपका उससे ज्यादा आए ना, तो तब भी जो है जितनी टोटली आएगी वही नंबर, वही एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो ये लिखते हैं हम लोग। तो ये अच्छा। 3 पॉइंट क्लियर। और बताओ, और किसी को डाउट तो नहीं है? आगे चले। सर मुझे लगा कि जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, और उसका नहीं, जो उसका नहीं। साइलेंट 10 नंबर है का, सबको ये लग रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटलिंग, वो नहीं है यहाँ पर। जो मैंने बताया नहीं मैट्रिक्स है। में जो ओके सर। आपका फ्रीक्वेंसी जो बनाते हैं हम, टोटलिंग करते हैं, वही आपका होता है। साफ कर दे इसको अब। अच्छा हाँ सर। नंबर 4 पे आपका आता है कि अब नंबर देखिए, हम लोगों ने कैसे कर लिया है। नंबर 1 TTR निकाल लिया है, हम लोगों ने ITTR निकाल लिया है, हम लोगों ने DTTR निकाल लिया है। अब बचा क्या है? PTR बचता है, पीपल टॉक रेशियो। क्या बनता है? अब देखिए ये बनेगा PTR, पीपल टॉक रेशियो। पीपल, अगर आपको ये पूरा याद है ना तो आप आराम से निकालेंगे। पीपल टॉक रेशियो, पीपल टॉक रेशियो में आपका क्या बनता है? PTR बनता है। तो PTR बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये है पीपल टॉक रेशियो में। पीपल टॉक रेशियो में आप बनाएंगे 8 और 9, क्या हो जाएगा? 8 + 9 अपॉन n इंटू 100। ये आपका PTR का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, ये आपका PTR का फॉर्मूला बन गया। फिर लास्ट में आपका क्या बचता है? आपका 10 बचता है। तो 5वें नंबर पे हम लोग लिखेंगे, 5वें नंबर पे आपका क्या बनता है? 5वें नंबर पे होता है साइलेंस और, ठीक है, साइलेंस और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन रेशियो। ठीक, साइलेंस और कंफ्यूजन रेशियो जो होता है, इसका अगर हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनता है SCR। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ऐसे बनता है SCR, जिसमें होता है इज इक्वल टू 10 इंटू 100 अपॉन n, या इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे 10 अपॉन n इंटू 100। ये होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे 10 का अर्थ क्या होगा? 10वीं श्रेणी में जो आवृत्ति आएगी वो होगा। अगर आपको इसको और डीप में आप जानना चाहोगे तो आपको, जब आप मैट्रिक्स के में टेबल जो बनाते हो, वो 8वें नंबर पे कितनी टोटलिंग थी उसको लिखेंगे, फिर 9वें नंबर पे कितनी टोटलिंग थी उसको लिखेंगे, अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल लिखेंगे, तब जाके डिवाइड करेंगे। तो इसको काफी करने में समय लगता है। तो ये हो गया, क्लियर है। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर होता है आपका। 6 नंबर पे आपका क्या आएगा? 6 नंबर पे आता है आपका इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट रेशियो। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट अब कहते हैं, इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार का अनुपात देखना है। किसका लिखेंगे? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का अनुपात। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टू, ठीक है, इनडायरेक्ट, और ना लगाओ, यहाँ पे से लगा दो ऐसे। अब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का अनुपात, तो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट रेशियो।
ठीक, रेशियो। जब इसका देखना है तो इसका कैसे लगाएंगे हम लोग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IDR। अब यहां से फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, नीचे दिखाई दे रहा है, बताइए, नीचे दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे। ठीक है। अब IDR का फॉर्मूला क्या होगा, अब आप लोग सोच सकते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट वाला कितना है, इनडायरेक्ट वाला ऊपर लिखो 1 2 3 और 4 होता है, और नीचे डायरेक्ट वाला कितना होता है, डायरेक्ट वाला 5 6 7, आप लिखेंगे 5 + 6 + 7 × 100। ये आपका फार्मूला बनता है आपका। क्लियर? IDR का समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इसमें जितनी फ्रीक्वेंसी आई होगी, इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, दोनों को हम लिख लेंगे और फिर नीचे वाले से ऊपर वाले डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताइए। जी सर। नोट डाउन कर लिया, साफ करें, बोलिए। जी सर। ओके। अब इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया है, अब इसके और भी पॉइंट्स को हम लोग बनाते हैं। अब नंबर 7 पे हम लोग देखेंगे। नंबर 7 पे क्या आता है, नंबर 7 पे अब हम लोगों ने इन दोनों का अनुपात देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे प्यूपिल इंटेटिव रेशियो। ठीक है, क्या देखेंगे, प्यूपिल इंटेटिव रेशियो देखेंगे हम लोग। जब पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिस्पॉन्स वाला देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल टॉक रेशियो हम लोग देखते हैं। सर प्यूपिल टॉक रेशियो आप बता चुके हैं चौथे नंबर पे। क्या देखना है? सर प्यूपिल टॉक रेशियो आपने चौथे नंबर पे बता दिया है। हाँ, पीपल टॉक रेशियो बता दिया है, तो पीपल टॉक रेशियो रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है, बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं PTI की। ठीक है, PTI की बात करते हैं, पीपल, ठीक, पीपल टॉक, आप पीपल टॉक नहीं होता है, पीपल का ये डालते, पीपल इनिशिएशन रेशियो। ठीक, ये वाले इसको हम देखेंगे, सॉरी इसको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं PIR। PIR का क्या हो जाएगा, PIR में आपका क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, 9 × 10 हो जाएगा। अब देखना है PIR, जब आप देख रहे हो तो PIR में ये दोनों आपके जुड़कर आएंगे। इसका फार्मूला इसमें होता है 8 + 9, ठीक है ना, ऐसे इसका फार्मूला बनता है। ठीक, तो इस पॉइंट को नोट डाउन रखना है, ये कुछ अलग है पोर्शन, इसलिए इसको नोट डाउन रखना है। अब 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर में आपका क्या बनेगा, टीचर रिस्पांस रेशियो, TRR। याद रखिए TRR जो है ना, टीचर रिस्पांस रेशियो। अब टीचर रिस्पांस रेशियो में क्या आता है आपका, ठीक है, टीचर रिस्पांस रेशियो में ऊपर से 3 आपके आएंगे। ठीक, टीचर रिस्पांस रेशियो, सर ये ब्रैकेट में ही रहता है 8 + 9। ये 8 + 9 ये है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। सर ब्रैकेट, ये 8 + 9 जो है इसको मैंने डाल दिया ना। अब देखिए
टीचर रिस्पांस रेशियो को जब देखेंगे, टीचर रिस्पांस रेशियो आपका किस में आएगा, 1 2 3। तो मतलब का टीचर रिस्पांस रेशियो अगर हमें देखना है, टी आर देखना है, इसको आप समझिएगा कैसे होगा। पहले टीचर रिस्पांस जो करता है किस में से करता है, 1 2 3, मतलब 1 2 प्लस 3, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कहता है कि टोटल टीचर, टोटल कितने टीचर टॉक का टोटल कितना पोर्शन है आपका, टोटल टीचर टॉक का पोर्शन आपका 7 है। मतलब ये आपका कौन कौन सा होगा, आपका 1 2 3, 3 के बाद 6 और 7 है, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्पांस नहीं, यहाँ पर आस्किंग क्वेश्चन, लेक्चरिंग, ये दोनों को छोड़कर बाकी सबको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 6 और 7 मल्टीप्लाई बाई 100। सर एक बार फिर से बताएं, ये कैसे क्या किए हैं? हाँ बताते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि शिक्षक जो है शिक्षक का जो अनुक्रिया अनुपात निकालने के लिए हम लोग शिक्षक वार्ता श्रेणी के अंतर्गत 1 2 और 3 की आवृत्तियों का हम योग करते हैं। ठीक है, योग करने के बाद श्रेणी जो है, श्रेणी 1 2 3 6 और 7, ठीक है, इनकी आवृत्तियों का योग करते हैं, तब जाके हम डिवाइड करें। मतलब कहने का मतलब ये आप जब कभी क्या करते हैं, टीचर रिस्पांस रेशियो निकालना होता है, शिक्षक अनुक्रिया अनुपात निकालना होता है, तो हम देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि टीचर की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये 3 देखा हमने। फिर इसके बाद गिविंग डायरेक्शन और क्रिटिसाइज, ये 2 हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा मिलाकर आपको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऊपर के 3 में तो होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे 7 में से किस पर हम टीचर रिस्पांस करता है, टीचर की अनुपात निकालना है, तो ये 2 को छोड़ देते हैं, 4 और 5 को, बाकी और सबको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर? 9 नंबर पे हम लोग देखते हैं। 9 नंबर पे अभी आपका आता है टीचर क्वेश्चन रेशियो। टीचर क्वेश्चन रेशियो, टीचर क्वेश्चन रेशियो जब देखेंगे, जिसको बोलते हैं TQR, टीचर क्वेश्चन रेशियो। तो यहाँ पे आस्क क्वेश्चन होता है ना, जब बच्चे अपनी बातों को बताते तो टीचर वहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब कक्षागत में जो शिक्षण से संबंधित शिक्षक जो है, व्यवहारिक की 2 श्रेणियां होती है आपकी, 4 और 5 होती है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक, 4 और 5 होती है। इसमें जो है प्रश्न पूछकर छात्रों से उत्तर प्राप्त करने की जो कोशिश करी जाती है, वो आपका होता है यहाँ पर, ठीक, 4 नंबर पे। तो यहाँ पर टीचर क्वेश्चन रेशियो जो होता है, तो याद रखिएगा ये 4 आपका ऊपर चला आएगा, लेकिन ये आपके 4 और 5 दोनों मिलकर आते हैं, तो यहाँ पे 4 + 5 यहाँ हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई 100 आपका, ठीक है। यहाँ पर ये होता है आपका। क्लियर है? ये हो जाएगा। फिर आपका 10 नंबर पे आपका क्या आएगा, 10 नंबर पे आपका आता है कंटेंट क्रॉस रेशियो। अब जो पूछे जा रहे हैं यही पूछे जाते हैं। क्या आता है, कंटेंट क्रॉस रेशियो, कंटेंट क्रॉस रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु क्रॉस अनुपात, विषय वस्तु क्रॉस अनुपात। इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CCR। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु है। विषय वस्तु आपकी किसमें मिलती है, तो विषय वस्तु आपका 4 और 5 में मिलता है। किसमें मिलता है, मतलब पूरी कक्षा में शिक्षण की अंतःक्रिया में अध्यापक द्वारा विषय पर कितना बल दिया गया है, इसका अनुमान लगाने के लिए हम लोग देखते हैं कंटेंट। अब कंटेंट इन द सेंस, जब टीचर लेक्चर देता है तो लेक्चर देने के दौरान ही वो जितना भी कंटेंट उसके पास होता है, वो पूरा का पूरा कंटेंट उसमें डाल देता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसने लेक्चर देना शुरू किया, तो ये किसमें आता है आपका, 4 और 5 में आता है। तो क्या करेंगे, 4 + 5/n × 100, ठीक, ये याद रखना है आपको। कंटेंट क्रॉस रेशियो में आपका ये आता है आपका। क्लियर?
एग्जाम में सीसीआर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीसीआर आ चुका है और एग्जाम में स्टडी स्टेट रेशियो भी आ चुका है। ठीक, इतना नोट कर लिए। 11 नंबर पे आपका आता है स्टडी स्टेट रेशियो। ये रेशियो जिसको बोलते हैं स्थिर अवस्था अनुपात, ठीक है, जिसको SSR बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है स्थिर अवस्था की कोष्ठों की, लिखेंगे स्थिर अवस्था, ठीक है, स्थिर अवस्था के कोष्ठों मतलब सेल्स, ठीक है, की आवृत्तियां अपॉन, ठीक है ना, अपॉन जो होता है आपकी कुल आवृत्तियां, ठीक है ना, इंटू 100 होता है। अब इसका अगर वैसे लिखेंगे तो टोटल स्थिर अवस्था की कोष्ठों की कुल संख्या कैसे लिखते हैं, इसको भी देख लेते हैं आप लोग। इसको आप कैसे लिखोगे, इसका जो होता है स्थिर अवस्था की टोटल, इसको लिखते हैं आप जैसे 1,1 ब्रैकेट में 2,2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे प्लस करके जोड़ देते हैं, प्लस, फिर प्लस 3,3 प्लस 4,4 प्लस, ठीक है, प्लस 5,5, ऐसे करते करते आप टोटल जो है 10 तक जाते हैं। टोटल करते करते आप 10 तक जाते हैं, फिर अपॉन लगाते हैं, फिर अपॉन करके n इंटू 100 होता है। तो ये SR, ये होता है इसका फॉर्मूला। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने है ये, और ये एग्जाम में पूछा गया था। पीपल स्टडी स्टेट रेशियो, ठीक है, पीपल स्टडी स्टेट रेशियो। अब पीपल स्टडी स्टेट रेशियो वाले में जब हम देखेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा आपको, अब जैसे ओवरऑल हमने जोड़ा तो ओवरऑल तो दे दिया, लेकिन पीपल वाला जब हम देखते हैं पीपल स्टडी स्टेट रेशियो PSSR बराबर इज इक्वल टू, अब बताओ इसमें किसकी आवृत्तियां देखी जाएंगी, स्थिर रहे तो 8,8 हो जाएगा, यहाँ पर 8,8 हो जाएगा, प्लस 9,9 हो जाएगा आपका, ठीक है, और अपॉन में इन दोनों का टोटल करेंगे हम लोग, 8 प्लस 9 हो जाएगा आपका इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है PSSR का। अगर कोई आपसे पूछे तो कम से कम आप इसको बता ले जाएंगे। क्लियर। 13 नंबर की हम बात करेंगे। 13 नंबर आप क्या आता है, त्वरित या तात्कालिक हम लोगों ने बात कही ना, TRR की बात हम लोगों ने कर ली है। TRR की बात नहीं करी हम लोगों ने। TRI सर PIR का वो TRR की बात हम लोगों ने नहीं 8 नंबर पे करी नहीं करी है TRR की बात। TRR की बात करिए, वहां पे टीचर रिस्पांस रेशियो है। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका टीचर रिस्पांस रेशियो ही तो है। हाँ, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। TRR 99 माइनस 99 89, ठीक है। TQR भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हाँ क्या है,
एक लास्ट लिख लो आप, है तो वो भी कहो तो उसको भी बता दे। एक है आपका ITRR है आपका, फिर है ITQR है आपका, वो भी आपका एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, तो उसको भी हम बता ही देते हैं ना, क्यों छोड़े कोई चीज, अगर बताए तो पूरी चीजें हम लोग कर ही देते हैं। अब 13 नंबर में आपका होता है इसकी कंडीशंस को देखना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। टीचर रिस्पांस रेशियो में हमने किसको लिया था, 1 2 3 लिया था हम लोगों ने, ठीक है। 1 2 3 ऊपर लिखा था और नीचे क्या लिखा था, 1 2 3 6 7 लिखा था हम लोगों ने। वहां पर ध्यान दोगे तो बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही इसमें भी बनाना है। इसमें क्या होता है, ये त्वरित या तात्कालिक होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक शिक्षक अनुक्रिया अनुपात। लिख लीजिएगा, तात्कालिक शिक्षक अनुक्रिया अनुपात, तात्कालिक शिक्षक अनुक्रिया अनुपात। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या लिखेंगे, कॉमा करके 1 लिखेंगे, ब्रैकेट, फिर प्लस का निशान, फिर 8,2 लिखेंगे, फिर 8,3 लिखेंगे, फिर वैसे ही 9 का लिखेंगे, 8,1 हो गया, फिर 8,2 हो जाएगा आपका, फिर 8,3 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार 9,1 हो जाएगा, फिर 9, प्लस करके 9,2 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार हम एक और जोड़ देते हैं 9 प्लस करके प्लस 9,3, ठीक है। तो इतना ये हो जाता है आपका, ठीक। यहाँ पे ये लाइन खींच दिया हमने, ठीक है। फिर इसी प्रकार नीचे जब हम जोड़ेंगे तो नीचे में 1 2 3 6 7, फिर 1 2 3 6 7, तो ये पूरा का 9 से 8 से और 9 से लिखेंगे। जैसे 8 में लिखेंगे 8,1 प्लस 8,2 8, हाँ 8,2 हो जाएगा, प्लस 8,3 प्लस फिर 8,6 प्लस फिर 8,7 प्लस, फिर प्लस करके लिखेंगे प्लस 9,1 प्लस 9,2 प्लस 9,3 प्लस 9,6 प्लस 9,7 हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू करके यहाँ पे इंटू करके हम 100 लिख देते हैं, यहाँ पे इंटू करके 100 हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया। इसी प्रकार हम लोग जो लिखेंगे, इसी प्रकार आपका टीचर क्वेश्चन रेशियो होता है, रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तात्कालिक शिक्षण प्रश्न अनुपात लिखेंगे, IQR। इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं इसको, या तो यहाँ पे ये लिखा मिलेगा ना, अथवा करके लिखेंगे TRR89 आपका, ऐसे भी फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में कभी भी। इसको भी अथवा करके लिखिएगा TQR, जैसे 8,9 ये हो गया, वैसे 8,9 ये भी आपका ऐसे में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये होता है। अब इसका इज इक्वल टू जब आप करोगे सेम डिट्टो वैसे ही बनाओगे जैसे TQR में आपने बनाया था, ठीक है। TQR में कैसे बनाया था आपने, यहाँ पे जोड़ेंगे 8,4 ब्रैकेट में प्लस 9,4, 8,4 और यहाँ पे 9,4 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चनिंग के लिए ना, क्वेश्चनिंग के लिए नहीं है, लेकिन अब इसके बाद नीचे जो होता है 5 और 5, 4 और 5 दोनों को लेंगे ना। यहाँ पे क्या लेंगे, 8,4 प्लस 8,5, फिर प्लस 9,4, फिर प्लस 9,5 इंटू 100, ये आपका पूरा का पूरा बनता है आपका, क्लियर बोलते हैं। VCR में क्या होता है आपका, VCR में आपका क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, ये ध्यान रखना है आपको, 6 और 7 जुड़ते हैं ना,
6,6, 6,7, फिर 7, जैसे आप लिखोगे पहले ये 6 और 7 को ही जोड़ेंगे ना, 6 और 7 में विषम चक्र जो होता है यही जोड़ते हैं। इसमें 6,6 फिर प्लस 6,7, ठीक है, ये हो जाता है। फिर इसके बाद हम क्या लेते हैं, फिर इधर प्लस करके 7,6 फिर 7,7 लेते हैं, ये लेते हैं आप, ठीक है, प्लस जोड़कर ये इतना लेते हैं हम लोग। अब फिर अपॉन करके हम क्या करते हैं, इसमें अपॉन करके हम लोग क्या लिखते हैं, n इंटू 100, ठीक है, तो ये VCR का हो गया, ठीक है। टोटल ये हम लोगों ने 15 फॉर्मूले लिखे हैं अपने पास, ठीक है। सर जो ऊपर वाला फार्मूला टिक के बाद जो फार्मूला लिखा है, अगर इसको और अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। कहीं कहीं आपको VC बराबर लिखा मिलेगा, VC इज इक्वल टू 6 + 7 अपॉन n इंटू 100 आपको लिखा मिल सकता है, ये भी सही है आपका, ठीक है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि जो ऊपर वाला फार्मूला लिखा है उसको थोड़ा बता दीजिए। ये IT कीवर्ड ये सब। हाँ, इसे टीचर क्वेश्चन रेशियो वाला मैंने जब दिखाया था, तो टीचर क्वेश्चन रेशियो में आपका 4 और 5, 4 में आपका आता है, लेकिन 4 के साथ 5 भी लेक्चरिंग में हम देते हैं, तो 4 मैंने ऊपर लिखा था, नीचे 4 + 5 करके लिखा था। तो लेकिन यहाँ पर इंटीट्यूटिव तात्कालिक रूप में जब कोई चीज मांगते हैं तो तात्कालिक में आपका ये आपका 8 और 9 आता है ना, पीपल टॉक रेशियो में, पीपल टॉक इनिशिएसी में, इसको 8 और 9 को लेकर कम चलते हैं। 8,4 आपका आ गया, फिर 9,4 आपका इसको क्वेश्चनिंग वाला रख दिया, और नीचे दोनों को टोटलिंग कर दी, 8,4 प्लस 8,5 आ गया, फिर 9,4 फिर 9,5 आपका आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख दिया हम लोगों ने। मतलब कि जैसे 8 है तो वो पीपल टॉक से रिस्पॉन्स हो जाएगा, और (4) जो है वो आस्क क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इतने हम लोगों ने पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। तो हम लोगों ने पूरे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पर आपका फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, मैट्रिक्स या इसका रेशियो कैसे बनाते हैं उसको पढ़ लिया है, सभी चीजें इसकी हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग गैलोवे का जो है इंटरेक्शन एनालिसिस है उसको हम लोग पढ़ेंगे, गैलोवे के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।